हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल को फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में। तो जहां पर मैं लेकर आई थी आप सभी के कक्षा 5 के स्टूडेंट्स के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक का सॉल्यूशन हमारा परिवेश, जिसमें हम देख चुके हैं अब तक अध्याय 1, 2, 3, 4। हमने सीखा समझा 1 का सॉल्यूशन और प्रकृति के वास्तुकार। सभी चैप्टर्स के आपको व्याख्या के साथ में इंटरनली क्वेश्चन हो, चाहे वो आकलन गतिविधि के क्वेश्चन हो या फिर आपके अभ्यास कार्य के क्वेश्चन हो, प्रत्येक वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ में चैप्टर के आकलन गतिविधि और सभी क्वेश्चन आंसर्स, एक भी कोई क्वेश्चन मिस नहीं किया है। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। एक बार जरूर से देखिएगा वीडियो को, ताकि आपको समझ आ सके कि हमारे वीडियो में आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है, या हमारे वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है तो आप खुद आकलन कीजिएगा। चलिए यहाँ पर इस वीडियो में स्टार्ट करने वाली हूँ मैं अध्याय 6 चैप्टर मौसम और ऋतु का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। बात हो रही है यहाँ पर अध्याय 6 में मौसम और ऋतु से रिलेटेड। तो आपको जैसा कि टाइटल से ही समझ में आ रहा होगा, इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं मौसम की और ऋतुओं की। भारत में मुख्यतः 6 ऋतुएं होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, आगे समझेंगे कि किस किस टाइप से ऋतु होती हैं। यात्रा का अनुभव। सुबह सभी बच्चे स्कूल परिसर में एकत्र हुए और उनकी बस जैसलमेर की मोहनगढ़ से रवाना हुई। यहाँ पर यात्रा के थ्रू बताया गया है कि जो बस है वो बच्चों की जैसलमेर के मोहनगढ़ से रवाना हो चुकी है। जैसे ही बस आगे बढ़ी, बच्चों ने गर्म धूप, तेज गर्म हवा को महसूस किया। यानी जैसलमेर में उन्हें क्या महसूस हुआ? जैसलमेर के मोहनगढ़ से रास्ते में गर्म धूप और तेज गर्म हवा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे रेत के टीले फैले हुए थे, धौरे जिनको बोला जाता है। उन्हीं के बीच ऊंची ऊंची पवन चक्कियां भी थी। बच्चों ने खिड़कियों से बाहर देखा और आश्चर्य से कहा, इतने बड़े बड़े पंखे, ये किस लिए हैं? पास ही बैठी अध्यापिका बोली, बच्चों, ये पंखे घूमते हुए बिजली बनाते हैं। हवा में उड़ती धूल और रेत कभी कभी उनकी खिड़कियों से अंदर भी आ जाती थी, जिससे वह अपनी आंखें मलने लगे। गर्मी के कारण सभी को बार बार प्यास लग रही थी और वे अपनी पानी की बोतलें जल्दी जल्दी खाली कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने ऊंटों के झुंड भी देखे, जो रेगिस्तान में चलते हुए बहुत सुंदर लग रहे थे। आगे सफ़र बढ़ता है, ट्रेन से सफ़र होता है उनका। तो लगभग 1-1.5 घंटे की यात्रा के बाद बच्चे जैसलमेर रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन में सवार हुए। ठीक है, अब तक उन्होंने बस से यात्रा की, देन अब वो ट्रेन में बैठ चुके हैं। जैसे ही ट्रेन ने जैसलमेर से प्रस्थान किया, बच्चों को धीरे धीरे मिट्टी के रंग में बदलाव देखने को मिला। पहले केवल पीली और सुनहरी रेत दिखाई देती थी, अब वहाँ कुछ हरे भरे पौधे, छोटे पेड़ भी दिखने लगे। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर देखते हुए बच्चे यह अनुभव कर रहे थे कि कैसे भौगोलिक परिस्थितियाँ बदल रही हैं। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, वे आबू रोड के नज़दीक पहुंचे। उन्होंने महसूस किया कि मौसम हल्का ठंडा होने लगा है। सूरज ढलने के साथ ठंडी हवा चलने लगी, जिससे कुछ बच्चों ने अपनी शॉल और स्वेटर निकाल लिए। सभी के चेहरे पर रोमांच और उत्सुकता थी कि माउंट आबू में कैसा मौसम मिलेगा, क्योंकि माउंट आबू में उन्हें ठंडा मौसम मिलने वाला था, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो देखिए, अब वो माउंट आबू आते हैं। माउंट आबू में आगमन। रात को ट्रेन आबू रोड स्टेशन पहुंची, जहां से बच्चों को बस से माउंट आबू की पहाड़ियों की ओर ले जाया गया। जैसे ही बस पहाड़ों की ऊंचाइयों को और बढ़ने लगी, तो बच्चों ने महसूस किया कि हवा ठंडी हो गई है। कुछ बच्चों ने खिड़की से बाहर झाँक कर देखा तो चारों तरफ हरे हरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, झीलें और हरी भरी पहाड़ियां दिखाई दी। यहाँ का वातावरण शांत, नमी युक्त, ताजगी भरा था, जो जैसलमेर के गर्म शुष्क मौसम से बिल्कुल विपरीत था। जैसलमेर में उन्हें बिल्कुल गर्म और शुष्क भरा मौसम मिला था, यहाँ पर उन्हें नमीयुक्त और ताजगी भरा मौसम और शांत मौसम मिला। जैसे ही वे अपनी मंजिल पर पहुंचे, कुछ बच्चों ने हल्की ठंड महसूस की, स्वेटर पहन लिए। जिज्ञासा ने आश्चर्य से पूछा, अभी कल ही तो हम इतनी गर्मी में थे और अब ठंड लग रही है, यानी अचानक से मौसम में चेंजेस हो गया। तो यहाँ पर देखिए मैप भी दिया गया है जो जो उन्होंने यात्रा की, जैसलमेर, माउंट आबू। ठीक है, तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो उदयपुर, जोधपुर की बात करेंगे। माउंट आबू में बच्चों ने अपनी यात्रा की पहली रात बिताई, यानी वो स्टे किए वहाँ पर। लेकिन उनके मन में अभी भी यात्रा के रोमांच की बातें चल रही थी। वो सोच रहे थे कि यात्रा में इतना कितना डिफरेंस दिख रहा है हमें। उन्होंने अपनी डायरी में इस यात्रा के अनुभव को लिखने का निर्णय लिया, ताकि वे याद रख सके कि कैसे उन्होंने एक ही राज्य में, जबकि राजस्थान ही राज्य है, दो अलग अलग मौसम और प्राकृतिक परिवेश को महसूस किया। कहाँ एक तरफ रेतीले ढ्योरे थे, कहाँ एक तरफ हरे भरे पहाड़ और हरे भरे पेड़ थे।
ठीक है। तो जिज्ञासा आपसे पूछ रही है, क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या आप अपने शहर के मौसम में कोई बदलाव महसूस करते हैं? जैसलमेर से माउंट आबू जाने के रास्ते में कौन कौन से शहर आए? तो देखिए उत्तर इस तरह से हो जाएंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप अपने शहर के मौसम में कोई बदलाव महसूस करते हैं? तो ये एक व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित क्वेश्चन है। आप इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, हाँ मैं अपने शहर में मौसम में बदलाव महसूस करता हूँ या करती हूँ। गर्मियाँ पहले से ज़्यादा गर्म हो गई हैं और सर्दियों का मौसम छोटा हो गया है। पहले गर्मी जितनी पड़ती थी उससे ज़्यादा गर्मी अब पड़ने लग गई है और सर्दियों का मौसम भी छोटा हो गया, सर्दी कम पड़ने लगी, यानी गर्म वातावरण ज़्यादा हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, जैसलमेर से माउंट आबू जाने के रास्ते में कौन कौन से शहर आए? तो देखिए माउंट आबू से जैसलमेर से माउंट आबू जाने के रास्ते में देखिए यहाँ पर विशेषकर वर्णन नहीं दिया गया है कि उनके बीच में कौन कौन से जो शहर है वो आए। बेसिकली हम अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर उन्होंने माउंट आबू तक की यात्रा में जो वर्णन किया है तो आबू रोड का जिक्र किया है। तो आबू रोड का जिक्र है जो माउंट आबू के पास एक रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पर मैं पाठ के अकॉर्डिंग ये ही लिखूंगी क्योंकि आगे कुछ बताया नहीं गया है पाठ के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगला है देखिए गतिविधि आधारित क्वेश्चन फर्स्ट है, मोहनगढ़ से माउंट आबू तक के रास्ते में मौसम कैसे बदलता गया, चर्चा कर लिखिए। तो आंसर हो जाएगा मोहनगढ़ से माउंट आबू तक की जो यात्रा है मौसम में इस तरह से चेंजेज आए। तो पहले तो देखिए उन्होंने गर्म धूप, तेज गर्म हवा और रेत के टीले मिले। यहाँ का मौसम शुष्क और गर्म था। जैसलमेर से आबू रोड तक उन्होंने ट्रेन से यात्रा की थी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी थी मिट्टी के रंग में बदलाव आया और हरे भरे पौधे, छोटे पेड़ दिखने लगे। मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगा, ठंडी हवा चलने लगी। माउंट आबू में उन्होंने क्या महसूस किया? पर्वतीय क्षेत्र जो था तो वहां पहुंचते ही जो है हवा ठंडी हो गई। चारों तरफ हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, झीलें, पहाड़ियां दिखी। यहाँ का वातावरण शांत, नमी युक्त, ताजगी भरा था जो जैसलमेर के विपरीत था। बच्चों को ठंड महसूस हुई और उन्हें स्वेटर पहनने पड़े। ठीक है, तो इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर और माउंट आबू के मौसम की तुलना कीजिए। तो जैसलमेर रेगिस्तान क्षेत्र है और माउंट आबू जो कि पर्वतीय क्षेत्र है, तो दोनों की तुलना करेंगे। जैसे तापमान जैसलमेर में था गर्म और शुष्क, माउंट आबू में था ठंडा और नमीयुक्त। कभी आपने अगर विजिट नहीं किया माउंट आबू जरूर से विजिट करिएगा। अपने राजस्थान का एक मात्र हिल स्टेशन है जो कि काफ़ी आनंददायक है। वर्षा जैसलमेर में कम होती है, माउंट आबू में अधिक होती है। हरियाली से अनुमानित नमी जैसलमेर में कम होती है, माउंट आबू में अधिक होती है। वनस्पति, रेत के टीले, कम वनस्पति मिलती है जैसलमेर में, जबकि माउंट आबू में आपको हरे भरे जंगल देखने को मिलेंगे, ऊंचे पेड़ देखने को मिलेंगे। रहन सहन ऊँटों का उपयोग किया जाता है जैसलमेर में, माउंट आबू में पर्वतीय जीवन जिया जाता है। पहनावा, हल्के कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है जैसलमेर में, और माउंट आबू में गर्म कपड़े, स्वेटर, शॉल आदि का उपयोग किया जाता है। भाषा, दोनों में स्थानीय बोली वाली जाती है, जैसे राजस्थानी आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपको सुनाई दे रही है। ठीक है। अगली गतिविधि 2 है, मानचित्र में रंग भरी। आपका लेटेस्ट जो 41 जिलों का आपका राजस्थान का मानचित्र जारी हुआ है ये वो ही है। ठीक है, पहले बढ़ा दिया था, 53 जिले कर दिए थे, अब घटा दिए हैं, 41 जिले रह गए। ये आपको ध्यान रखना है। पहले 33 जिले हुआ करते थे, अब 41 जिले हैं, जिसमें कई सारे आपको शहर अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे, यानी जिले। जैसे फलौदी हो गया आपका, कुचामन डीडवाना हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर सलूम्बर करके है वो अलग हो गया है, बालोतरा अलग हो गया है। ठीक है, ब्यावर अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको कलर करना है। बच्चों को राजस्थान का एक खाली, और इसके अलावा आपको एक मानचित्र देंगे आपकी जो टीचर हैं वो, या टीचर जो भी हैं आपके, वो आपको एक खाली इस तरह से मैप देंगे, मानचित्र। उसमें आपको क्या करना है, रेगिस्तानी, पहाड़ी और मैदानी वाले क्षेत्रों को अलग अलग रंगों से भरना है और उनकी जो भौगोलिक विशेषताएं हैं हमारे राजस्थान की वो आपको लिखनी है। तो दोनों ही मैं क्वेश्चन के आपको आंसर बताती हूँ। पहले आपको दिखा देती हूँ मैं यहाँ पर 41 जिलों का नक्शा, मानचित्र। ठीक है, जो कि आपको इस तरह से फिल करना है अलग अलग कलर में। आप देख पा रहे हैं सभी जिलों को इजीली। ठीक है, ताकि आप पहचान पाए सभी जिलों को इजीली। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रंगीन मानचित्र। अब आपको कहा गया है भौतिक विभाजन के थ्रू आपको कलर करना है। जैसे घग्गर का मैदान है, रेतीला शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं आपको वो रेखांकित करने हैं, कलर करने। पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये है हाड़ौती का पठार जो कि आपके कोटा बारा, जहाँ पर चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरह से आपको माही का मैदान, तो इस तरह से शो करना है आपको। ठीक है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो ये एक भौगोलिक विभाजन है राजस्थान का, जिसे आपको इस तरह से ही खाली मानचित्र लेना है अपने टीचर से। ठीक है, और इस तरह से आपको कर लेना है।
अब देखिए विशेषताएं देखेंगे तो रेगिस्तानी क्षेत्र की विशेषताएं कि पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर का कुछ हिस्सा इसमें आता है। विशेषताएं ये है कि रेत के टीले मिलेंगे आपको, कम वर्षा यहाँ पर मिलती है, शुष्क जलवायु रहती है। पहाड़ी क्षेत्र की विशेषता ये हो जाएंगी कि दक्षिण राजस्थान जैसे अरावली पर्वतमाला के आसपास का क्षेत्र जो है ये पहाड़ी क्षेत्र में आ जाता है, जिसमें जैसे माउंट आबू हो गया, उदयपुर हो गया। विशेषताएं क्या होंगी यहाँ पर? पहाड़, जंगल, झीलें, ठंडी जलवायु आपको मिलेगी। मैदानी क्षेत्र में बात करें तो पूर्वी राजस्थान जैसे जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर। विशेषता ये होंगी कि उपजाऊ भूमि होती है, नदियाँ बहती हैं यहाँ पर, सामान्य जलवायु रहती है। ठीक है, उपजाऊ भूमि रहती है यहाँ पर। जो आपका मैदानी प्रदेश होते हैं वहाँ पर खेती करने में आसानी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर विशेषताओं के साथ में इसे फिल करना था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे मौसम। मौसम के कई प्रकार होते हैं, तो जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात। प्रत्येक मौसम के विभिन्न घटक जैसे तापमान कितना है, बादल है या नहीं, हवा में नमी कितनी है। जैसे कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो ये आपको घटक महसूस करने की, तापमान कितना है, बादल है या नहीं, हवा में नमी कितनी है, खुश्क है, हवा हल्की बह रही है या तेज, किस दिशा में बह रही है आदि। तो मोहनगढ़ से माउंट आबू तक आने के दौरान आप सभी ने अलग अलग तरह की मौसम का अनुभव किया, यानी कि इन सभी बच्चों ने महसूस किया, और अगर आपने भी यात्रा की होगी तो आपने भी महसूस किया होगा। तो जिस तरीके से मौसम के बारे में बताया जाता है उसे मौसम चार्ट कहते हैं, जिससे किस दिन कैसा मौसम था उसकी जानकारी मिलती है। तो जानकारी के लिए हम कुछ संकेतों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे जिस दिन आकाश में सफ़ेद बादल हो तो इस तरह का संकेत, काले बादल हो तो इस तरह का संकेत, बारिश हो तो इस तरह का संकेत, ओस हो तो ये ओस का चिन्ह है। ठीक है, तेज हवा पूर्व से पश्चिम की ओर तो इस तरह तीर का निशान मिलेगा, दक्षिण से उत्तर की ओर इस तरह से, ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर तो इस तरह से निशान मिल जाएंगे। ऐसी हल्की हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चले तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तेज हवा के लिए डार्क एरो हो जाएगा, और लाइट जो एरो है, हल्का एरो जो है, हल्का तीर जो है वो इस तरह से दर्शाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर हवा चलती हुई। इसी तरह से उत्तर से दक्षिण की ओर चले हल्की हवा तो इस तरह से दर्शा देंगे। गर्मी हो तो सूरज को दर्शा देंगे, ठंड हो तो देखिए ठिठुरन वाला, यानी फायर जो हम करते हैं, फायर वो हम दिखा देंगे। ठीक है, तो ये चिन्ह है जिससे आप पहचान सकते हैं कि किस दिन कौन सा मौसम होने वाला है। तो यहाँ पर वही उसी से रिलेट एक क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कहा गया है गतिविधि 2 में, यहाँ मौसम को एक साप्ताहिक चार्ट दिया गया है। मौसम का चार्ट देकर बताओ कि किस दिन काले बादल थे, बारिश हुई, और किस दिन धूप रही एवं ओस पड़ी। ठीक है, तो देखिए काले बादल और बारिश थी, शुक्रवार को काले बादल थे और बारिश हुई, धूप निकली सोमवार को, धूप रही, ओस पड़ी मंगलवार को। इसके अलावा देखिए अगर बात करेंगे तो ये तो हमारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब इसके अलावा अगर आपको कहा जाए कि ओस और सफ़ेद बादल किस दिन थे, तो शनिवार को थे। तेज हवा किस दिन थी? रविवार को तेज हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चली, और गुरुवार को तेज हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चली। इसी तरह सफ़ेद बादल और हल्की हवा कब थी? तो बुधवार को सफ़ेद बादल रहे और हल्की हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चली। तो ये कुछ जानकारी थी गतिविधि 2 में जो आपको करनी थी। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने आपको जानकारी दे दी कि किस तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं। आगे देखेंगे गतिविधि 3, जिसमें है इसी तरह आप अपनी पुस्तिका में 7 दिन का मौसम का चार्ट बनाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे ये बनाया हुआ है चार्ट, इसी तरह से आपको 7 दिन का आपको खुद को बनाना है। ये यहाँ पर बना के दिया हुआ है, आपको खुद को भी बनाना है, जिसमें आप प्रत्येक दिन को महसूस करेंगे। जैसे आज है सोमवार, तो आज का महसूस किया आपने कि आज मौसम कैसा रहा, सफ़ेद बादल दिखे या काले बादल दिखे। ठीक है, अब कल महसूस करेंगे कि कल क्या रहा, धूप निकली या नहीं निकली, सूरज निकला या नहीं निकला। इसी तरह से मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, प्रत्येक दिन जो है आपका साप्ताहिक, उसका आप वर्णन करेंगे और सारणी बना करके अपने आंसर को शिक्षक को दिखाएंगे। अपने शिक्षक की सहायता से कक्षा को 4 समूह में बांट लेंगे। पहला समूह माह के पहले सप्ताह का, दूसरा समूह दूसरे सप्ताह का चार्ट बनाएंगे। इसी प्रकार तीसरा व चौथा समूह तीसरे और चौथे सप्ताह का चार्ट बनाएंगे। अब इन चारों सप्ताह के चार्ट को एक साथ रख करके विश्लेषण करके देखेंगे पूरे महीने में कितने दिन बादल थे, कितने दिन तेज हवा चली, कितने दिन गर्म थे या कितने दिन ओस गिरी। ठीक है, तो ये स्वयं करने योग्य क्वेश्चन है, जिसमें आपकी एक व्यवहारिक गतिविधि जिसे स्वयं करना होगा आपको, और कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दिया है। अगला है बदलता मौसम और उसके प्रभाव। तो मौसम के विभिन्न पहलुओं से ये समझ में आया है कि मौसम हर दिन बदल सकता है। आज आपको अगर सूर्य दिख रहा है तो कल जरूरी नहीं कि आपको सूर्य दिखे, हो सकता है बादल भी आ जाए। तो क्या मौसम केवल कुछ दिनों के लिए बदलता है या लंबे समय तक स्थिर रहता है? जैसे कि गर्मी में लगातार तेज धूप, सर्दियों में कई हफ्तों तक ठंड होती है,
हर साल एक निश्चित समय पर गर्मी, सर्दी और बारिश आती है। जब कोई मौसम लंबे समय 2 या 3 महीने तक बना रहता है तो उसे कहा जाता है ऋतु। मौसम तो डेली परिवर्तन हो रहा है, बट अगर वो 2 से 3 महीने तक बना रहता है तो उससे बोला जाता है ऋतु। जैसे मई से जुलाई तक होता है, वो है गर्मी ऋतु। ठीक है। क्या आप मौसम के बदलाव को पहचान कर दो मौसम की, जैसे गर्मी और सर्दी की विशेषताएं लिख सकते हो? इससे हम समझ सकते हैं कि मौसम अस्थायी होता है और ये समय समय पर बदलता है। तो देखिए, गर्मी की विशेषताएं इस तरह से हो जाएंगी कि गर्मी के मौसम में लगातार तेज धूप होती है, तापमान अधिक होता है, दिन गर्म होते हैं। यह आमतौर पर मई से जुलाई तक रहता है। और शीत ऋतु यानी सर्दी की बात करें तो विशेषताएं इस तरह से हो जाएंगी कि सर्दी के मौसम में कई हफ्तों तक ठंड होती है, तापमान कम होता है, दिन ठंडे होते हैं। यह मौसम आमतौर पर एक निश्चित समय पर आता है, जैसे कि गर्मी और बारिश के बाद। ठीक है। अब जैसे बारिश चल रही है, अब इसके बाद में आपको क्या होगा महसूस? ठंड महसूस होगी, सर्दी आ जाएंगी। दिवाली तक हम क्या पहनने लग जाते हैं? स्वेटर पहनने लग जाते हैं, शॉल ओढ़ने लग जाते हैं, कंबल ओढ़ने लग जाते हैं, पंखों को कम कर देते हैं। ठीक है, पंखों का यूज़ कम कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर विशेषताएं आपको लिखनी थी। अगली गतिविधि है गतिविधि 4, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, कक्षा में 4 समूह बनाकर चर्चा कीजिए। क्या मौसम हर वर्ष एक निर्धारित क्रम यानी महीनों के अनुसार में बदलता है और क्या बदलाव आप देख पाते हैं? और सेकंड क्वेश्चन है, हर समूह को अपनी ऋतु के बारे में चर्चा कीजिए और एक पोस्टर बनाना है आपको। जैसे 4 ऋतु ले लेंगे आप, एक समूह बनाएगा गर्मी ऋतु, एक समूह बनाएगा सर्दी ऋतु, एक समूह बनाएगा बसंत ऋतु, एक समूह बनाएगा शीत ऋतु। ठीक है। या फिर आप जो आपका जो भी ऋतु है आप उसको दर्शा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है कि मौसम हर वर्ष एक निर्धारित क्रम में बदलता है और क्या बदलाव महसूस कर पाते हैं। तो आंसर हो जाएगा हाँ, मौसम हर वर्ष एक निर्धारित क्रम अर्थात ऋतुओं में बदलता है, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात और वसंत या पतझड़। तो हम तापमान, दिन की लंबाई, पेड़ों की स्थिति, जानवरों के व्यवहार, हमारे कपड़ों और खानपान में व्यवहार बदलाव देख करके ये देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारा जो खानपान है वो भी चेंज हो जाता है, हमारी सब्जियां, फ्रूट जो हम खाते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। गर्मी आते आते हम मैंगो खाने लग जाते हैं, सर्दी आते आते हम मैंगो को खाना बंद कर देते हैं, हम गाजर मूली की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। गाजर मूली खाई जाती हैं, मूली के पराठे, मेथी के पराठे, ये सब खाए जाते हैं कब? सर्दियों में, क्योंकि गर्म चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो ये सब चीज़ें बदलाव हम देख सकते हैं हमारे आसपास। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो हर समूह को अपनी ऋतु के बारे में चर्चा करनी है, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात और बसंत, पतझड़। तो देखिए, इस तरह से एक समूह बनाएगा पोस्टर गर्मी ऋतु का, एक बनाएगा सर्दी ऋतु का, एक बनाएगा वसंत ऋतु का और एक बनाएगा बरसाती अर्थात वर्षा ऋतु का। तो ये इस तरह से 4 समूह द्वारा बनाया गया पोस्टर है, जिसे मैंने एक साथ में आपको दिखाया है। आपको यहाँ पर अलग अलग समूह को अलग अलग पोस्टर बनाना है। ठीक है। तो ये आपका हो गया गतिविधि आधारित क्वेश्चन के आंसर। तो ये तो हमने देख लिया पोस्टर बनाना। अब थर्ड क्वेश्चन इसी में गतिविधि 4 में आपको दिया हुआ है, समूह चर्चा करके निम्न सारणी भरनी है आपको। जैसे जो आपने महसूस किया, जैसे गर्मी में क्या महसूस किया? पेड़ पौधों की स्थिति में हरे भरे फूल और फल लगते हैं। जानवरों का व्यवहार कैसा हो जाता है? अधिक सक्रिय, पानी की तलाश करते हैं। कपड़े और खानपान कैसा हो जाता है? हल्के सूती कपड़े, ठंडे पेय पदार्थ पी बैठ जाते हैं। त्योहार कौन कौन से आते हैं? होली, ईद, रक्षाबंधन। कोई मुहावरा या लोकोक्ति इससे रिलेट क्या हो जाएगा? गर्मी की छुट्टी। और सर्दी में पत्ते झड़ते हैं, पतझड़ आने लग जाता है, कुछ पौधे सूखने लग जाते हैं क्योंकि ठिठुरन होती है पौधों को, कम सक्रिय हो जाते हैं जानवर, छुपे रहते हैं। गर्म ऊनी कपड़े और गर्म भोजन किया जाता है सर्दी के मौसम में। त्योहार आते हैं दिवाली, क्रिसमस, लोहड़ी। और मुहावरा जैसे ठंड में ठिठुरना। वर्षा ऋतु में हरे भरे नए पत्ते आने लग जाते हैं पेड़ पौधों में। बारिश से बचाव, कुछ जानवर प्रजनन करते हैं, जानवरों के व्यवहार में ये चेंजेस आता है कि वो बारिश से बचाव करते हैं और प्रजनन क्रिया होती है बारिश के दौरान। रेनकोट, छाता और गर्म पकवान खाए जाते हैं इस दौरान। त्योहार कौन कौन से आते हैं? जैसे तीज, ओणम, गणेश चतुर्थी, जैसे अभी आने वाली है गणेश चतुर्थी। ठीक है। तो ये सभी यहाँ पर आते हैं। इसी तरह से देखिए, कोई मुहावरा लोकोक्ति इससे रिलेट हो जाएगा, जैसे सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है। ठीक है। अब जो सावन वो अंधा हुआ है ना, यानी तो उसे हरा ही हरा दिखेगा क्योंकि वो सावन में अंधा हुआ है, उसने हरा ही हरा देखा है। तो ये उससे रिलेट एक कहावत हो गई। बसंत और पतझड़ में क्या होता है? बसंत में तो क्या होता है? नए पत्ते आते हैं। और पतझड़ में क्या होता है? पत्ते झड़ते हैं। प्रजनन काल होता है बसंत के दौरान, जबकि पतझड़ में भोजन संग्रह किया जाता है जानवरों के द्वारा। कपड़े खानदान में ये हो जाएगा कि मौसम के अनुसार हल्के गर्म कपड़े या ठंडे कपड़े पहने जाते हैं मौसम के अनुसार, क्योंकि इस दौरान मौसम चेंजेस होते रहते हैं पतझड़ और बसंत के दौरान।
और त्यौहार आते हैं जैसे बसंत पंचमी, दशहरा। मुहावरा लोकोक्ति हो जाएगा वसंत ऋतु बहार। ठीक है, तो ये आपको सारणी इस तरह से फिल करनी थी। तो तीनों क्वेश्चन हमने देखे गतिविधि 4 की। चौथा क्वेश्चन है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक पसंद है और क्यों? तो देखिए आंसर लिखेंगे पहले कि एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपको ऋतु पसंद है। जैसे मुझे पर्सनली पसंद है वसंत ऋतु, सबसे अधिक पसंद है मुझे वसंत ऋतु, क्योंकि इस समय मौसम सुहावना होता है, न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी, चारों ओर हरियाली, फूलों की सुंदरता मन को शांति देती है, नई शुरुआत और ऊर्जा का प्रतीक होता है। उपयुक्त गतिविधि से अब आप समझ सकते हैं कि ऋतुओं का बदलाव हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। जैसे कि गर्मियों में दिन लंबे, तापमान अधिक होता है, सर्दियों में सूरज जल्दी डूबता है, ठंड बढ़ती है, दिन कम हो जाते हैं, रात लंबी हो जाती है, जबकि वर्षा ऋतु में वातावरण ठंडा और नमी युक्त हो जाता है। यह बदलाव हमारे कपड़ों, भोजन, त्योहारों और दैनिक गतिविधियों पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये हो गई बात इस चैप्टर से रिलेट कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की। अब बात करेंगे गतिविधि 5 की, जिसमें कहा गया है सबसे पहले बदलते मौसम का जरूरतमंदों पर प्रभाव, हम जरूरतमंदों की कैसे मदद कर सकते हैं। और क्वेश्चन है, ठंड में जरूरतमंदों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, समस्या के समाधान हेतु एक सूची बनाएं। तो देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा कि ठंड में जरूरतमंदों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त गर्म कपड़ों की कमी हो सकती है, ठंड के कारण होने वाली बीमारियों का खतरा जैसे सर्दी, खांसी, निमोनिया, रात में सोने के लिए सुरक्षित गर्म आश्रय की कमी, गर्म भोजन, पानी की कमी, ठंड के कारण काम करने में असमर्थता, जिससे आय प्रभावित होती है। अब कैसे मदद कर सकते हैं हम जरूरतमंदों की? तो देखिए पुराने या नए गर्म कपड़े दे करके, कंबल शॉल दान करके, अस्थायी आश्रय जैसे रेन बसेरों की व्यवस्था करके, रेन बसेरों की व्यवस्था में सहायता करके, गर्म भोजन, पेय पदार्थ जैसे चाय, सूप वितरित करके, ठंड से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान करके, जरूरतमंदों को ठंड से बचाव के लिए जागरूक करके और आवश्यक जानकारी प्रदान करके। तो ये हम मदद कर सकते हैं जरूरतमंदों की। ठीक है, समस्याएं बता दी हमने, कैसे आपको मदद कर सकते हैं वो हमने देख लिया। तो दोनों ही क्वेश्चन देख लिए हमने। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पार्ट की इस चैप्टर में। तो देखिए आगे देखेंगे अनुकूलन ऋतुओं के अनुसार एक प्रक्रिया। तो ऋतुओं में परिवर्तन के कारण जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य अपने जीवन में कई तरह के बदलाव करते हैं। ये अनुकूलन उन्हें जीवित रहने और अपने पर्यावरण में सहज, आरामदायक तथा संतुलित रहने में मदद करता है। यह बदलाव क्यों और कैसे होता है, चलिए जानते हैं। तो देखिए पूरा आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्यों और कैसे होता है पहले ये समझते हैं। तो देखिए अनुकूलन और इसके कारण क्या क्या हैं। तो पहले तो है सबसे पहले तापमान में परिवर्तन। सर्दी में ठंड से बचने और गर्मी में शरीर को ठंडा रखने के लिए आवश्यक प्रक्रिया है गर्मी में पसीना आना, ताकि शरीर ठंडा रहे। इसका एक उदाहरण है। ठीक है, ऑटोमेटिक आपको पसीना आता है, क्यों आता है आपने कभी सोचा है? क्योंकि आपका शरीर ताकि ठंडा रहे, पानी की महसूस ना हो, पानी को जो स्किन है उसको पानी की महसूसता नहीं हो। ठीक है, इसी तरह से भोजन की उपलब्धता। कुछ जीव सर्दियों में भोजन की कमी के कारण प्रवास अर्थात मिग्रेशन और शीत निद्रा हिबरनेशन में चले जाते हैं। जैसे सर्दी आते ही घर में घरेलू छिपकली कहीं गायब सी हो जाती हैं, आपको दिखेगी ही नहीं। सांप, मेंढक आदि बेल व जमीन में छिप जाते हैं। जल की उपलब्धता में क्या हो जाएगा, गर्मियों में पानी की कमी होने पर कुछ जीव कम सक्रिय हो जाते हैं, पानी की बचत करने के लिए शरीर में विशेष बदलाव लाते हैं। प्रजनन और वृद्धि। कुछ पौधे जानवर विशेष ऋतु में ही प्रजनन करते हैं, क्योंकि वह समय के लिए अनुकूल होता है उनके लिए। अगला पॉइंट है आजीविका और रहन सहन। तो मनुष्य भी अपने पहनावे, खानपान और दैनिक गतिविधियों में मौसम के अनुसार बदलाव करता है। गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं, जबकि सर्दियों में हम थोड़े गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो ये सभी यहाँ पर जानकारी दी गई है अनुकूलन और उसके कारण की। आगे बात करेंगे विभिन्न ऋतुओं के अनुसार जीवों का अनुकूलन कैसे होता है। तो देखिए गर्म ऋतु में क्या होता है, तो जीव जंतु का पहले अनुकूलन देखेंगे, देन पेड़ पौधों का अनुकूलन देखेंगे और ऋतुओं में मनुष्य के बचाव के उपाय देखेंगे। तो जीव जंतु में बात करें तो ऊंट अपने कुबड़ में गर्मी के मौसम में भोजन को वसा के रूप में जमा करता है, जिससे उससे लंबे समय तक पानी की जरूरत महसूस नहीं होती है। कुत्ते और भेड़िए अपने जीभ बाहर निकालकर शरीर को ठंडा रखता है। आप देखिएगा गर्मी में कुत्तों की ना जीभ बाहर लटकी रहती है, क्यों रहती है? ताकि वो शरीर को ठंडा रख सके उसके माध्यम से। कुछ जीव जैसे घोंगे, मेंढक ग्रीष्म निद्रा में चले जाते हैं, सो जाते हैं, वो आपको दिखेंगे ही नहीं ग्रीष्म ऋतु में। आपको गर्मी में मेंढक और ये जो घोंगे होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, वो कम निकलना पसंद करते हैं। इसी तरह से जैसे जो पेड़ पौधों में आपको अनुकूलन कैसे देखने को मिलेगा, जैसे कैक्टस अपने पत्तों को कांटों में बदलकर पानी की बचत करता है। ठीक है, इसी तरह से आम और लीची जैसे फल गर्मी में पकते हैं।
ऋतुओं में मनुष्य के बचाव के उपाय में लिखेंगे तो गर्मी ऋतु में देखेंगे हल्के और सूती कपड़े पहनते हैं मनुष्य, ठंडे पेय पदार्थ, ताजे फल खाते हैं, दोपहर में बाहर निकलने से बचते हैं। शीत ऋतु की बात करें तो पशु पक्षियों में देखिए ध्रुवीय भालू और पेंगुइन की त्वचा के नीचे मोटी वसा की परत होती है जो ठंड से उन्हें बचाती है। भालू, सांप, गिलहरी शीत निद्रा में चले जाते हैं, ये सभी उस टाइम सो जाते हैं सर्दी में, ठीक है, सोने की चेष्टा करते हैं, आपको कम दिखेंगे। यानी ये कुछ पक्षी जैसे साइबेरियन क्रेन गर्म देशों की ओर प्रवास करते हैं। आप देखिएगा साइबेरियन क्रेन है ना, हमारे राजस्थान में भी बहुत सारे आते हैं सर्दी ऋतु में, ठीक है। तो वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पर जहाँ से वो आते हैं, वहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ पर गर्म पड़ जाता है, गर्मी पड़ जाती है, तो वहाँ से वो यात्रा करके यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ठंडा रहता है, उनके लिए उपयुक्त रहता है वातावरण। पेड़ पौधों की बात करें तो सर्दी में देखिए देवदार और चीड़ जैसे पेड़ सदाबहार होते हैं और अपनी पत्तियां नहीं गिराते। कुछ पेड़ जैसे गुलमोहर ठंड में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि पानी की बचत हो सके, पत्तियां गिरा देते हैं ताकि पानी की वो बचत कर सके। अब मनुष्य क्या करते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, गर्म भोजन तेलीय चीज़ें खाते हैं, है ना। हमें पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं सर्दियों में गर्म खाने में। अलाव और हीटर का उपयोग करते हैं, अलाव जो हम लकड़ियों को एकत्रित करके जलाते हैं, है ना, तापन जिसे बोला जाता है, तापनिया। अगला है देखिए ऋतु, बरसात ऋतु की बात करते हैं, वर्षा ऋतु, जिसमें देखिए जानवरों में क्या क्या चेंजेज होते हैं। जैसे मेंढक और केंचुए नमी बढ़ने पर अधिक सक्रिय हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, जगह जगह आपको मेंढक फुदकते हुए दिखेंगे, केंचुए निकलते हुए दिखेंगे। मच्छर और कीड़े मकोड़े इस मौसम में तेजी से प्रजनन करते हैं, आपको जनसंख्या इनकी बहुत ज़्यादा दिखेगी, आपको मच्छर काफ़ी दिखेंगे, कीड़े मकोड़े दिखेंगे। बतख और जल पक्षी जलरोधी पंखों के कारण आसानी से पानी में रह सकते हैं। धान और गन्ने जैसी फसलें वर्षा में तेजी से बढ़ती हैं, तो पानी इनके लिए उपयुक्त होता है, तो ये बढ़ती हैं वर्षा ऋतु में। काई और फफूंद गीली सतहों पर अधिक पाई जाती हैं। इसी तरह मनुष्य क्या करता है, छाते और रेनकोट का उपयोग करते हैं, गीले स्थानों से बचते हैं, गर्म और सूखा भोजन पसंद करते हैं। इस दौरान भी गर्म भोजन किया जाता है, बारिश के टाइम में भी अच्छा लगता है ना। इस प्रकार ऋतु परिवर्तन के अनुसार अनुकूलन जीवों के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है जिससे आप समझ चुके होंगे अब तक कि ऋतुओं का जीवों के व्यवहार में या अनुकूलन में किस तरह से चेंजेस होता है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे गतिविधि 6 की, जिसमें कहा गया है चर्चा करें मौसम के प्रभाव, लू सर्दी से बचाव और आपदा प्रबंधन, जिसमें आपको क्या करना है, गर्मी सर्दी और बारिश में स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए वो बताना है। चार्ट बनाइए जिसमें एक तरफ समस्या लू ठंड तेज बारिश हो और दूसरी तरफ उसका समाधान हो। तो देखिए करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो देखिए सावधानियां क्या क्या रखनी होगी, जैसे लू में क्या क्या सावधानी रखनी होगी, धूप में बाहर निकलने से बचें, खासकर दोपहर के समय, हल्के ढीले और सूती कपड़े पहने, पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ जैसे नींबू पानी छाछ आदि पीते रहे, सिर को ढककर रखें, टोपी दुपट्टा लगाएं। इसी तरह सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहने जैसे ऊनी कपड़े, जैकेट, गर्म पेय पदार्थ, पौष्टिक आहार लें, अपने हाथों को बार बार धोकर स्वच्छता बनाए रखें, पर्याप्त नींद लें। बारिश से बचाव में लिखेंगे जाथा या रेनकोट का प्रयोग करें, बारिश में भीगने से बचें, गीले होने पर तुरंत कपड़े बदलें, उबला हुआ या फिल्टर पानी पिएं। इस दौरान है ना कीट और जो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। इस दौरान है ना हमें साफ़ पानी पीना चाहिए, कहीं से भी कैसा भी पानी नहीं पीना चाहिए। मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी और रिपेलेंट का उपयोग करें क्योंकि मच्छर यहाँ पर इस टाइम काफ़ी हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर समस्या और समाधान हमें लिखना था, एक तरफ समस्या और समाधान और उसका चार्ट भी बनाना था, यानी पोस्टर भी बना के दिखाना था। तो देखिए पहले तो लिखेंगे हम समस्या, जैसे लू, समाधान क्या हो जाएगा इसका, पर्याप्त पानी पिए, हल्के कपड़े पहने, धूप से बचें। ठंड, गर्म कपड़े पहने, गर्म पेय लें, स्वच्छता बनाए रखें। तेज बारिश, छाता रेनकोट का प्रयोग करें, भीगने से बचें, स्वच्छ पानी पिएं। ठीक है, तो ये हो गई समस्या और उसका समाधान। अब देखिए आपको इसे पोस्टर के रूप में, अगर चार्ट के रूप में दर्शाना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे गर्मी में लू से बचाव के लिए अपनी टोपी पहने, बहुत सारा पानी पिएं, छाया में खेलें, सनस्क्रीन लगाएं। ठीक है, तो ये हो गया गर्मी का एक पोस्टर, गर्मी से क्या क्या बचाव करें आप। इसी तरह देखिए सर्दी में क्या क्या बचाव करें, तो देखिए घर में ठंडी हवा के प्रवेश को रोकने हेतु दरवाजे खिड़कियों को ठीक से बंद कर लें। शीतलहर के समय बुजुर्ग और नवजात जो छोटे छोटे शिशु होते हैं, बच्चों का विशेष ध्यान रखें। स्वयं को शीतलहर से बचाने के लिए गर्म कपड़े, दस्ताने, टोपी का प्रयोग अवश्य करें। तो ये आपका पोस्टर हो गया सर्दी से बचाव के लिए। बात करेंगे बरसात की, वर्षा ऋतु की, तो देखिए आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि अपने छाते रेनकोट तैयार रखें, मौसम के बारे में अपडेट रहेंगी, कहाँ क्या बारिश होने वाली है। बाढ़ग्रस्त इलाके से दूर रहें, क्षेत्रों और सड़कों से गुजरने से बचें, वहाँ पर अपनी जल आपूर्ति की जांच करें,
प्रॉपर जल आपूर्ति हो रही है या नहीं, खुले या गीले बिजली के तारों को ना छुएं, विशेष रूप से गीली सड़कों पर सावधानी से वाहन चलाएं, खुद को साफ रखें, साबुन और पानी से हाथ धोएं। ठीक है, तो ये समाधान हो सकते हैं वर्षा ऋतु में आपको बचने के लिए। तो तीनों के हमने देखे यहाँ पर, गर्म, ठंडा और बारिश से बचे आप कैसे बच सकते हैं। तो ये आपको इस तरह से दर्शाना था, क्योंकि आपके चैप्टर में जो ये गतिविधि दे रखी, गतिविधि 6, जिसमें आपको एक चार्ट बना करके इन्हें दर्शाना था और लिखना था। ठीक है, तो सभी आंसर हमने देख लिए हैं इसके भी। आगे बात करेंगे कि अब देखिए पूरा हमने चैप्टर समझ लिया है। अब समग्र रूप से टोटली इसका सारांश जो है ये समझा जा सकता है कि मौसम, ऋतुएं और जलवायु पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के साथ साथ पृथ्वी की अपनी धुरी के झुकाव के कारण होते हैं। मौसम के पैटर्न सूर्य के कारण होते हैं और मौसम के पैटर्न का दीर्घकालिक यानी लंबी अवस्था तक औसत पृथ्वी पर जलवायु क्षेत्रों का निर्माण करता है। औसत क्षेत्रीय जलवायु मिलकर पृथ्वी की जलवायु बनाती है। पृथ्वी की परिक्रमा या अक्षीय झुकाव में परिवर्तन मौसम की पैटर्न पर प्रभाव डालते हैं। अगर ऋतुएं बहुत लंबे समय तक कभी न बदलें तो क्या होगा, मानव जीवन कैसा होगा, सोचा है कभी? इस प्रश्न पर आप अपने शिक्षक से चर्चा कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं हम। तो देखिए, तो क्या क्या प्रभाव हो सकता है अगर ऋतुएं जो है वो लंबे समय तक ना बदले। जैसे गर्मी है, गर्मी ही रहे अगर पूरी साल भर, तो क्या होगा, तो कैसे प्रभावित होगा वो हमें लिखना है। तो देखिए, कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि ऋतुएं नहीं बदलेंगी, तो फसलों के उगने का चक्र बाधित होगा। कुछ फसलें जो विशेष ऋतु में उगती हैं वे नहीं उग पाएंगी, जिससे खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा। पौधों और जानवरों का जीवन चक्र ऋतु पर निर्भर करता है। यदि ऋतुएं स्थिर हो जाए तो कई प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास और भोजन के स्रोतों को खो सकती हैं, जिससे जैव विविधता में कमी आएगी। जल चक्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? जल चक्र पर यह प्रभाव पड़ेगा कि वर्षा, बर्फबारी और वाष्पीकरण का पैटर्न बदल जाएगा, जिससे कुछ क्षेत्रों में सूखा और अन्य में बाढ़ आ सकती है। एक जगह तो सूखा पड़ सकता है और एक जगह इतना पानी आ जाएगा कि बाढ़ ही आ जाएगी। मानव जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लोगों की जीवन शैली, कपड़े, त्योहार, आर्थिक गतिविधियां ऋतुओं से जुड़ी होती हैं। ऋतुओं के न बदलने से इन सभी पहलुओं में बड़े बदलाव आएंगे। जलवायु परिवर्तन का त्वरण, यदि कोई एक ऋतु लंबे समय तक बनी रहती है तो यह उस विशेष ऋतु से संबंधित चरम मौसमी घटनाओं को बढ़ा सकती है, जैसे कि अत्यधिक गर्मी या ठंड, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या और गंभीरता हो सकती है। ठीक है, तो ये तो था इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं अगर नहीं चेंज होंगे। अगला है देखिए, आपके व्यवहार का प्रभाव। तो इसके बाद में भी देखिए हमें क्वेश्चन एक मिलेगा। तो ये तो हमने चर्चा कर ली, बात कर ली अब क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके व्यवहार का प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपके व्यवहार का प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव डालता है या पड़ता है। नीचे दी गई सारणी में लिखिए आपका कौन सा व्यवहार आपके प्रियजनों को आपके पास लाता है और कौन सा व्यवहार दूर ले जाता है। आपको और आपके प्रियजनों को किस तरह से प्रभावित करता है। तो देखिए, पास ले जाने वाले व्यवहार में लिखेंगे जैसे मेरे भाई बहन, तो अगर सम्मान करेंगे तो वो पास आएंगे, मदद करेंगे, प्यार समर्थन देंगे, शेयर करेंगे अपनी चीज़ों को, तो ये समीपता लाएगा। मेरे दोस्त ईमानदारी, विश्वास, सहयोग, सुनना, साथ देना अगर करेंगे तो वो पास आएंगे। स्वयं के साथ आप कैसे कर सकते हैं? आत्म देखभाल, खुद की देखभाल, सकारात्मक सोच, आत्मसम्मान, लक्ष्य निर्धारित करना, तो ये आपके पास ले जाने वाले व्यवहार में आ गया। दूर ले जाने वाले व्यवहार में लिखेंगे मेरे भाई बहन में जैसे झगड़ा करना, ईर्ष्या, झूठ बोलना, अनादर करना। दोस्तों में आ जाएगा धोखा देना, गपशप करना, स्वार्थ, आलोचना करना। स्वयं के साथ हो जाएगा नकारात्मक, आत्मचर्चा, आलस्य, टालम टोल, विनाशकारी आदतें अगर होंगी तो दूर ले जाएंगी आपको ये। ठीक है, इसी तरह यह भी सोचिए और लिखिए कि आपके कौन से व्यवहार मौसम, हवा, पानी को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे आपका अच्छा प्रभाव डालने वाला व्यवहार मौसम पे कैसे चेंज करेगा। जैसे आप पेड़ लगा सकते हैं, ऊर्जा का संरक्षण, कम बिजली उपयोग करके प्रदूषण कम कर सकते हैं। पानी में पानी बचाना, जल स्रोतों को साफ रखना, प्लास्टिक कम करना, वाहनों का कम उपयोग, पेड़ लगाना, उद्योगों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करने में आप हवा की मदद कर सकते हैं। तो आप मौसम की भी मदद कर सकते हैं, मौसम, पानी, हवा, ठीक है, इनकी मदद कर सकते हैं। अब बुरा प्रभाव डालने वाला आपका कौन सा व्यवहार होगा? अगर आप वनों की कटाई करेंगे, अत्यधिक ऊर्जा खपत करेंगे, प्रदूषण फैलाएंगे, तो ये मौसम पर प्रभाव करेगा। पानी की बर्बादी करेंगे, जल स्रोतों को प्रदूषित करेंगे, प्लास्टिक कचरा फैलाएंगे इधर उधर, तो पानी प्रभावित होगा। हवा कैसे प्रभावित होगी? वाहनों का अत्यधिक उपयोग करना, कचरा जलाना, औद्योगिक प्रदूषण फैलाना, ये सभी हवा को प्रभावित करते हैं। तो आपके व्यवहार से मौसम, पानी, हवा को भी प्रभावित कर सकते हैं आपका व्यवहार। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये सारणी फिलअप करनी थी।
आगे है चर्चा कर जानकारी को कक्षा में साझा कीजिए, यानी जानकारी को आपको कक्षा में शेयर करनी है। तो क्वेश्चन है, हम मौसम के बदलाव को कैसे पहचानते हैं, कुछ उदाहरण बताओ। और ख है गर्मी सर्दी की विशेषताएं लिखो, जिसे हमने पहले भी देखा है इस चैप्टर में ही। दोनों की तुलना कर कक्षा में अपने अनुभव जो उनसे जुड़े हों उन्हें शेयर करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम मौसम के बदलाव को कैसे पहचानते हैं, कुछ उदाहरण बताओ। तो मौसम के बदलाव को हम तापमान में परिवर्तन, हवा की गति, दिशा में बदलाव, बारिश या बर्फबारी की उपस्थिति और आसमान में बादलों की स्थिति से पहचानते हैं। उदाहरण के लिए गर्मी में तापमान बढ़ता है, हवा गर्म होती है, जबकि सर्दी में तापमान गिरता है और ठंडी हवा चलती है। साथ ही बारिश या बर्फबारी भी हो सकती है। हाँ, क्वेश्चन था कि गर्मी और सर्दी की विशेषताएं लिखें, दोनों की तुलना करें और इनसे जुड़े जो भी अनुभव हैं वो आप शेयर करें। तो गर्मी की विशेषताओं में लिखेंगे उच्च तापमान, लंबे दिन, तेज धूप, शुष्क हवा। सर्दी की विशेषताएं में लिखेंगे कम तापमान, छोटे दिन, ठंडी हवा, बारिश या बर्फबारी, पाला और बर्फ। तुलना में लिखेंगे गर्मी में लोग हल्के कपड़े पहनते हैं और ठंडी चीज़ें पसंद करते हैं, जबकि सर्दी में गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्म चीज़ें पसंद करते हैं। गर्मी में बाहर खेलना आसान होता है, जबकि सर्दी में ठंड के कारण बाहर खेलने में कठिनाई हो सकती है। तो ये अंतर हो गया। अब देखिए, अपना अनुभव लिखिए। गर्मी में दोपहर के समय बाहर खेलने में क्या कठिनाई होती है वो आपको बताना है। विद्यालय में पौधों का अवलोकन करना है और ऋतु के अनुसार उसमें होने वाले बदलाव पर चर्चा करनी है। तो आंसर देखेंगे सबसे पहले क का, गर्मी से दोपहर के समय बाहर खेलने में क्या कठिनाई होती है। तो गर्मी से दोपहर के समय बाहर खेलने में अत्यधिक पसीना आना, डिहाइड्रेशन, थकान, लू लगने का खतरा होता है, क्योंकि सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और तापमान बहुत अधिक होता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि विद्यालय में अवलोकन कीजिए और ऋतु के अनुसार उनमें होने वाले बदलावों पर चर्चा कीजिए। जैसे गर्मी में कुछ पौधे सूख सकते हैं, उनके पत्ते पीले पड़ सकते हैं, जबकि कुछ फूल खिलते हैं। सर्दी में कुछ पौधे पत्तियां गिरा देते हैं, जबकि कुछ नए अंकुरन निकालते हैं, फूल देते हैं, जो ठंडे मौसम को पसंद करते हैं। बारिश में पौधों में नई पत्तियां आती हैं, हरे भरे दिखते हैं पौधे, क्योंकि उन्हें पर्याप्त पानी मिलता रहता है, इसलिए वो हरे भरे दिखते हैं। पत्तियां नहीं झाड़ते हैं ज़्यादातर बारिश में पेड़ पौधे। तो इस तरह से आपका पूरा ये चैप्टर होता है डन, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी गतिविधि आकलन आधारित जो भी क्वेश्चन थे, चार्ट निर्माण, पोस्टर निर्माण, सभी आंसर देख लिए हैं। अब बात करेंगे आपके चैप्टर में अभ्यास कार्य की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सही उत्तर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर का जलवायु कैसी होती है, गर्म और शुष्क। ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है, एक एक चीज़ को मैंने जो भी समझाया आपको अच्छे से आपने अभी तक समझा है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहे होंगे सॉल्व करने में। तो ऑप्शन ब करेक्ट करेंगे, गर्म और शुष्क। माउंट आबू का मौसम कैसा था, ठंडा और नमी। ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। मौसम में बदलाव कैसे देखा जा सकता है, बादल और हवा से। ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। भारत में मुख्य रूप से कितनी ऋतु होती हैं, मुख्य रूप से 6 ऋतु होती हैं, तो ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सही गलत बताना है। मौसम पूरे वर्ष एक जैसा रहता है, जी नहीं, गलत। वर्षा ऋतु में हवा शुष्क रहती है, जी नहीं, नमी युक्त होती है, तो ये गलत हो जाएगा। गर्मी में दिन लंबे और रातें छोटी होती है, ये सही है। माउंट आबू की जलवायु रेगिस्तानी होती है, ये गलत है, क्योंकि जलवायु जो होती है वो ठंडी होती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर सही गलत बताना था। आगे 3 से 4 वाक्यों में आपको उत्तर देना है। तो पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, मौसम और ऋतु में क्या अंतर होता है। मौसम किसी स्थान पर कम समय के लिए होने वाली वायुमंडलीय स्थिति है, जैसे तापमान, हवा और वर्षा। यह प्रतिदिन बदल सकता है, मौसम बदल सकता है। ऋतु एक लंबी अवधि की जलवायु स्थिति होती है जो वर्ष के निश्चित समय पर दोहराई जाती है, जैसे ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु या वर्षा ऋतु। मौसमी चक्रों का हिस्सा होती है ये। अगला क्वेश्चन सेकंड है, बच्चों ने जैसलमेर से माउंट आबू की यात्रा के दौरान मौसम में किस प्रकार का बदलाव महसूस किया। तो जैसलमेर में बच्चों ने गर्म, शुष्क, रेगिस्तानी मौसम का अनुभव किया, जहां तापमान अधिक था। माउंट आबू पहुंचने पर उन्हें ठंडा, नमी युक्त मौसम मिला, जो पहाड़ी क्षेत्र की विशेषता है। इस बदलाव ने उन्हें राहत और ताजगी का अनुभव कराया। अगला क्वेश्चन थर्ड है, पेड़ पौधों और पशुओं पर ऋतु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या आप कुछ अनुभव बता सकते हैं। तो ऋतु परिवर्तन से पेड़ पौधों में फूलने और पत्तियों के झड़ने का चक्र प्रभावित होता है। जैसे कि बसंत में फूल खिलते हैं। पशु भी मौसम के अनुसार व्यवहार बदलते हैं। जैसे कि सर्दियों में कुछ जानवर शीत निद्रा, सोने चले जाते हैं, वो सो जाते हैं ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो मौसम में। ठीक है, मेरे अनुभव से जो वर्षा ऋतु में मेंढक है वो अधिक सक्रिय हो जाते हैं और उनकी आवाज़ें बढ़ जाती हैं। आप देखिएगा, आपको अनुभव होगा अपने आसपास, अगर ध्यान से सुनेंगे तो बारिश होते समय, बारिश के होने के बाद आपको मेंढकों की आवाज़ टर टर बहुत ज़्यादा सुनाई देगी। तो ये मेरे अनुभव से मैंने यहाँ पर बताया है।
आगे क्वेश्चन है 10 से 12 वाक्यों में आंसर दीजिए। आपको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में विभिन्न ऋतुओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपने अनुभव साझा कीजिए, शेयर कीजिए। सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन को हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंसर लिखेंगे। भारत में 6 ऋतुएं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर और वसंत हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के कारण लोग ठंडे पेय और हल्के कपड़ों का उपयोग करते हैं, लेकिन यह किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। वर्षा ऋतु खेती के लिए वरदान है क्योंकि इससे फसलें बढ़ती हैं, लेकिन बाढ़ जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं। शरद और वसंत में मौसम सुहावना होता है, जो त्योहारों जैसे दिवाली, होली के लिए उपयुक्त होता है। सर्दियों में लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म भोजन पसंद करते हैं। मेरे अनुभव में वर्षा ऋतु में मेरे गांव में धान की खेती भरपूर होती है। वसंत ऋतु में हमारे बगीचे में फूल खिलते हैं। ऋतुएं हमारे खान पान, वस्त्र, सामाजिक गतिविधियों को आकार देती हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन है, क्या ऋतुओं में असामान्य परिवर्तन चिंताजनक है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ऋतुओं में असामान्य परिवर्तन जैसे कि अनियमित वर्षा, अत्यधिक गर्मी, लंबी सर्दियां निश्चित रूप से चिंताजनक है। ये परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का परिणाम हो सकते हैं, जो मानव गतिविधियों जैसे वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन के उपयोग से बढ़ता है। अनियमित वर्षा से किसान की कमाई नष्ट हो सकती है, जिससे खाद्य संकट होगा। अत्यधिक गर्मी हीट वेव का कारण बन सकती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उदाहरण के लिए हाल के वर्षों में भारत में गर्मियों में तापमान 45 डिग्री से अधिक हो गया है, जो सामान्य से कहीं अधिक है। दूसरी ओर लंबी सर्दियां या अनपेक्षित ठंड भी फसलों और मानव जीवन को प्रभावित करती है। ये बदलाव जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि पौधे और जानवर मौसमी चक्रों पर निर्भर होते हैं। आपने देखा होगा अब गर्मियों में जो तापमान है वो 50 तक पहुंच जाता है, 52, 51, जबकि ऐसा पहले नहीं होता था, क्योंकि पेड़ पौधों की लगातार कटिंग होती जा रही है, जिसके कारण मौसम जो है वो गर्म होता जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, आप अपनी पसंदीदा ऋतु का एक चित्र बनाइए। उसमें उन गतिविधियों को दिखाइए जो वे उस ऋतु में करना पसंद करते हैं। जैसे हम गर्मियों में आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, सर्दियों में गुनगुनी धूप में बैठना, बरसात में कागज की नाव बनाना। तो ये प्रश्न आपको एक अपनी पसंदीदा ऋतु का चित्र बनाने और उसमें उस ऋतु से संबंधित अपनी पसंदीदा गतिविधियों को दर्शाने के लिए कह रहा है। उदाहरण के तौर पर आप कर सकते हैं गर्मियों में आइसक्रीम खाना, सर्दियों में गुनगुनी धूप में बैठना, बरसात में कागज की नाव बनाना जैसी गतिविधियां आप दर्शा सकते हैं। तो अपनी एक पसंद की ऋतु को आपको चुनना है, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, बसंत। उस ऋतु का चित्र बनाना है, उसमें गतिविधियां आपको दर्शानी है। ठीक है, जैसे गर्मी में आइसक्रीम खाते हुए, तैरते हुए, साइकिल चलाते हुए, दोस्तों के साथ खेलते हुए, सर्दी में गुनगुनी धूप में बैठते हुए, गर्म कपड़े पहनते हुए, आग के पास बैठते हुए, बरसात में कागज की नाव चलाते हुए, बारिश में भीगते हुए, छाता पकड़े हुए, वसंत में फूलों के बीच खेलते हुए, तितलियों को देखते हुए। तो ये आपकी रचनात्मकता और ऋतु के प्रति आपकी पसंद को दर्शाता है। चित्र के माध्यम से आप अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे तो पसंद है आइसक्रीम खाना गर्मी में, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक पोस्टर बनाया है। आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। जैसे देखिए, बच्चा धूप में आइसक्रीम खा रहा है ताकि उसे गर्मी कम लगे। ठीक है, इसी तरह से आप एक और डायग्राम ये ना बना करके इस तरह से भी बना सकते हैं। आइसक्रीम वाला खड़ा है घर के बाहर, जैसे में एक देखिए लड़की बेंच पर बैठ करके आइसक्रीम खा रही है, और एक जो डॉटर के पापा हैं या जो भी हैं उनके संग में दिखाई दे रहे रिलेटिव, जो उसको आइसक्रीम खिलाने की आइसक्रीम खरीद करके दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये दर्शा सकते हैं कि हमें गर्मियों में आइसक्रीम खाना काफ़ी पसंद है। तो आप इस तरह से पोस्टर बना सकते हैं। आप इसी तरह से आप नाव चलाते हुए भी चित्र बना सकते हैं। ठीक है, गर्मियों में जो फलों को खाते हुए भी आप दर्शा सकते हैं चित्र को। बारिश में छाता लेकर भीगते हुए भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी पसंद के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर जो भी पोस्टर आपको पसंद हो वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगला है प्रश्न 4, यदि आपको एक दिन के लिए सर्दी, गर्मी, बरसात में कहीं घूमने जाना हो तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? इस पर चर्चा कीजिए। इस प्रश्न में क्या है कि छात्रों के बीच एक चर्चा को बढ़ावा देने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें अपनी पसंद के मौसम के अनुसार वो यात्रा स्थल के बारे में बता सकते हैं। जैसे अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग आंसर दे सकता है। यहाँ पर आप कोई भी एक आंसर लिख सकते हैं। जैसे विद्यार्थी एक कहेगा सर्दी, अगर मुझे एक दिन के लिए सर्दी में घूमने जाना हो तो मैं हिमाचल प्रदेश की मनाली जाना चाहूँगा। वहाँ मैं स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग का आनंद ले सकता हूँ। सर्दी के मौसम में वहाँ का बर्फ से ढका हुआ परिदृश्य बहुत सुंदर लगता है। दूसरा विद्यार्थी है तो वो कह सकता है कि गर्मी, अगर मुझे गर्मी में घूमने जाना हो तो मैं गोवा के समुद्र तटों पर जाना चाहूँगा। वहाँ मैं समुद्र में तैराकी कर सकता हूँ, समुद्र तट पर आराम कर सकता हूँ। गर्मी के मौसम में वहाँ का समुद्र तट बहुत ही आकर्षक लगता है, जो कि वाकई में लगता है। मैं खुद गई हुई हूँ, मैंने महसूस किया है, काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको समुद्र तट कभी विजिट करना हो ना, किसी और समुद्र तट पर जाने की बजाय, इधर उधर पैसे वेस्ट करने के बजाय, गोवा का समुद्र तट जरूर से देखिएगा। अगर वो नहीं देखा तो मतलब कुछ नहीं देखा, अगर समुद्र तट देखने जा रहे हैं तो। ठीक है,
और कुछ ऐसा वैसा नहीं है, कोई वहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ ऐसे जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि गोवा में इस तरह से हो सकता है या अपराध हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सेफ फील करते हैं रात के 1 बजे भी, ठीक है। तो ये सिर्फ आप जो अफवाहें हैं जो गोवा के प्रति फैलाई गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। गोवा इज़ द बेस्ट सिटी। विद्यार्थी 3, जैसे अगला विद्यार्थी कह सकता है कि मुझे बरसात के मौसम में घूमने जाना हो तो मैं केरल के पश्चिमी घाट जाना चाहूँगा। वहाँ मैं झरनों, हरे भरे जंगलों का आनंद ले सकता हूँ। बरसात के मौसम में वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही मनमोहक लगती है। तो मैं गई हुई हूँ केरल भी, वहाँ का भी मौसम काफ़ी रोमांचित है। आप वहाँ पर शिकारा राइड कर सकते हैं, बोट में रुक सकते हैं, हाउसिंग बोट जिसे बोला जाता है। वहाँ के पहाड़ों का आनंद ले सकते हैं, चाय के बागान देख सकते हैं, बनते हुए देख सकते हैं चाय की पत्तियों को, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर आपको आंसर बताना था, अलग अलग विद्यार्थियों वगैरह अलग अलग। अगला है परियोजना कार्य, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि यह खोज करो कि कौन से फल सब्जियां किस ऋतु में उपलब्ध होती हैं और क्यों। तो सबसे पहले इसका आंसर देखेंगे। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं और प्रत्येक ऋतु में विशिष्ट तापमान, नमी, मिट्टी की स्थिति के कारण अलग अलग फल सब्जियां उपलब्ध होती हैं। मौसमी फल सब्जियां न केवल ताजी और पौष्टिक होती है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी होती है, क्योंकि इनमें कृत्रिम तरीकों से उगाने की आवश्यकता कम होती है। विभिन्न ऋतुओं में उपलब्ध फल सब्जियां और उनके उपलब्ध होने के कारण हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून, फल होंगे आम, तरबूज, खरबूजा। सब्जियां खीरे, भिंडी, बैंगन, टमाटर, लौकी। उपलब्धता का कारण ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान, तेज धूप होती है, जो रसीले फल, पानी से भरपूर सब्जियों के लिए उपयुक्त हैं। ये फल और सब्जियां शरीर को ठंडक प्रदान करती हैं, गर्मी से राहत प्रदान करती हैं। वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर, जिसमें फल होते हैं जामुन, नाशपाती, सेब, अनार, अमरूद। सब्जियां करेला, तोरई, परवल, कद्दू आपको देखने को मिलेगा। उपलब्धता का कारण क्यों है? वर्षा ऋतु में उच्च आर्द्रता और नियमित वर्षा होती है, जो खरीफ फलों के लिए आदर्श है, इसलिए उपयुक्त फल और सब्जियां इस मौसम में उगाई जाती हैं। शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर में जो पड़ती है, जिसमें फल आपको देखने को मिलेंगे सेब, अनार, अमरूद, संतरा, अंगूर। सब्जियां पालक, मेथी, गाजर, मूली, शलजम। उपलब्धता का कारण शरद ऋतु में मौसम सुहावना होता है, नमी मध्यम होती है, जो रबी फसलों की शुरुआत के लिए उपयुक्त हैं, इसलिए उपयुक्त जो फल सब्जियां हैं इस मौसम में उगाई जाती हैं। इसी तरह से हेमंत ऋतु जो नवंबर दिसंबर में पड़ती है, जिसमें फल होते हैं संतरा, स्ट्रॉबेरी, अनानास, चीकू, कीवी। सब्जियों में आ जाएगा फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, ब्रोकली, चुकंदर काफ़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। उपलब्धता का कारण इसलिए कि हेमंत में तापमान और नमी कम होने लगती है, जो रबी फसलों और साइट्रस फलों के लिए अनुकूल है। साइट्रस यानी खट्टे फलों के लिए। स्ट्रॉबेरी, संतरा जैसे फल ठंडे मौसम में पकते हैं। फूल गोभी और मटर जैसी सब्जियां कम तापमान में अच्छी तरह विकसित होती हैं। इसी तरह अगर बात करें तो शिशिर ऋतु की बात करें, जो जनवरी फरवरी में पड़ती है, जिसमें फल आते हैं अंगूर, स्ट्रॉबेरी, संतरा, अनार, चीकू। सब्जियां हो जाएंगी पालक, मेथी, सरसों, गाजर, मूली। उपलब्धता का कारण ये है कि शिशिर में ठंड अधिक होती है, जो हरी पत्तेदार सब्जियों, साइट्रस फलों के लिए उपयुक्त है। अंगूर, स्ट्रॉबेरी जैसे फल ठंडे मौसम में अपना मिठास विकसित करते हैं। पालक, सरसों जैसी सब्जियां ठंड में तेजी से बढ़ती हैं। बात करेंगे छठी ऋतु वसंत ऋतु की, तो जो पड़ती है मार्च अप्रैल में, जिसमें फल होंगे स्ट्रॉबेरी, पपीता, अनानास, चेरी, खजूर। सब्जियां हो जाएंगी गाजर, मूली, शकरकंद, बैंगन, मटर। उपलब्धता का कारण ये है कि वसंत ऋतु में मौसम गर्म होने लगता है और प्रकृति नवीकरण के चरण में होती है। स्ट्रॉबेरी और पपीता जैसे फल इस समय पकते हैं, क्योंकि उन्हें हल्की गर्मी, नमी की आवश्यकता होती है। गाजर और मूली जैसी सब्जियां भी इस मौसम में अपनी जड़ें मजबूत करती हैं। और साल भर उपलब्ध जो फल सब्जियां देखिए, केला, नारियल, पपीता आपको पूरे साल देखने को मिलेगा, ठीक है। इनमें कोई ऋतु की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप ही पकते रहते हैं हर ऋतु में। आलू, प्याज, टमाटर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। उपलब्धता का कारण ये होता है इनका कि ये फल सब्जियां विभिन्न जलवायु और मिट्टी में उग सकती हैं। आधुनिक कृषि तकनीकों जैसे ग्रीन हाउस के कारण साल भर उपलब्ध रहती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, जिसमें आपको ऋतु में होने वाले फल सब्जियों से रिलेट उपलब्धता बतानी थी। अगला सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, विभिन्न पर्यावरण में रहने वाले जानवर, उनकी अनुकूल क्षमताओं का अवलोकन कर यहाँ लिखिए और अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए। अलग अलग पर्यावरण में रहने वाले जानवर जैसे ऊंट, ध्रुवीय भालू, मगरमच्छ अपने वातावरण में कैसे अनुकूलित होते हैं, वो आपको यहाँ पर इस सारणी में दर्शाना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप आंसर डिफरेंट भी हो सकता है आपका, अगर आप अपने शिक्षक से चर्चा करेंगे तो बेस्ट आंसर जो हो सकता है वो यहाँ पर मैं आपको लिए लेकर आई हूँ। जैसे ऊंट है, पर्यावरण रेगिस्तान। अनुकूल विशेषताएं यहाँ पर इसके लिए यह होती है क्योंकि रेगिस्तान में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि पानी के बिना लंबे समय तक रह सकते हैं। कुबड़ में वसा का भंडारण, रेत में चलने के लिए चौड़े पैर, रेत और धूल से बचने के लिए लंबी पलकें, नथुने बंद करने की क्षमता इनमें होती है। ध्रुवीय भालू बर्फीला क्षेत्र में पाया जाता है, जो आर्कटिक होता है, वह आर्कटिक महासागर उस तरफ।
तो देखिए, ठंड से बचाव के लिए इनके मोटे फर होते हैं, वसा की परत पाई जाती है मोटी, बर्फ पर पकड़ बनाने के लिए खुरदुरे पंजे होते हैं, शिकार करने के लिए उत्कृष्ट सूंघने की शक्ति होती है इनमें। इसी तरह बात करें मगरमच्छ की, जो कि पाए जाते हैं नदी दलदल इलाकों में, पानी में छिपने के लिए छलावरण वाला शरीर रहता है, शिकार को पकड़ने के लिए मजबूत जबड़े और दांत होते हैं, पानी में सांस लेने के लिए आंखें, कान और नथुने ऊपर की ओर होते हैं। बंदर जंगल और पेड़ में पाए जाते हैं, पेड़ों पर पाए जाते हैं, पेड़ों पर झूलने चढ़ने के लिए लंबी पूंछ, मजबूत हाथ पैर, फल और पत्तियां खाने के लिए अनुकूलित दांत होते हैं। मछली जल नदी समुद्र में पाई जाती है, पानी में सांस लेने के गड़फड़े, तैरने के लिए पंख और सुव्यवस्थित शरीर होता है। हिरन घास के मैदान में पाया जाता है, शिकारियों से बचने के लिए तेज दौड़ने की क्षमता होती है, छलावरण वाला फर होता है, घास खाने के लिए अनुकूलित पाचन तंत्र होता है। हाथी जंगल में पाए जाते हैं, भोजन और पानी के लिए सूंड का उपयोग करते हैं, बड़े कान शरीर को ठंडा रखने के लिए मदद करते हैं, मजबूत पैर लंबी दूरी तक तय करने में सक्षम बनाते हैं। व्हेल मछली, जो कि समुद्र में पाई जाती है, पानी में रहने के लिए सुव्यवस्थित शरीर होता है, श्वास लेने के लिए ब्लो होल होता है इनमें, ठंडे पानी में रहने के लिए वसा की मोटी परत होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारणी कंप्लीट करनी थी। अगर आपको ये छोटे छोटे से शब्द नहीं दिख रहे हो तो मैंने यहाँ पर आपको ये पूरा बड़े बड़े शब्दों में भी दिया है पूरे आंसर को, जो मैंने आपको यहाँ पर सारणी में दर्शाया है। ठीक है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर। काफ़ी लेंदी चैप्टर था, ये काफ़ी लंबा चैप्टर था, मुझे खुद को काफ़ी टाइम लगा सभी क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने में, लिखने में। तो होप सो आपको मेरी मेहनत दिखेगी और पसंद आएगा ये वीडियो। और अगर थोड़ा भी पसंद आता है आपको, अगर थोड़ी भी मेहनत लगती है मेरी कि इसमें मेहनत हुई है, तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूँ, नेक्स्ट जो भी चैप्टर है आपकी जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।